Namaste, welcome to my channel Educate India. Here we start a chapter of maths BSc first sem. So that is first chapter, sequence and its convergence. Sequence and its convergence. So it's a basic video. Here we discuss relations and function that you learn in 12th. तो आपने 12th में सीखा होगा रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आपको जानकारी। हम इस वीडियो में बेसिक्स की बात करते हैं सिर्फ। तो बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो द फर्स्ट वी नो अबाउट द सेट्स। सेट क्या होता है? सेट इज़ डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड सेट इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? सेट जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और इसको टू ऑल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब सेट क्या है? सेट जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब मैं क्या हूँ कि कलेक्शंस है, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। जैसे नेचुरल नंबर का हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो वो उसका कलेक्शन A1 0 2 1 3 4 5 एंड सो ऑन, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये कलेक्शन है, एक अरेंज्ड हैं, ये एक मैनर में वो शो कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं ये। तो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको n से शो करते हैं। ऐसे ही जो रियल नंबर का सेट है उसको r से शो करते हैं। इसके अंदर -इन्फिनिटी से लेके, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनेंगे, से लेके +इन्फिनिटी सारे नंबर्स आते हैं। इंटीजर आता है, इंटीजर के लिए भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। सही है। तो ये बात है। तो ये सेट्स हैं। सेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। दैट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो भी आप कहना चाहो, टू हैव ए सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो हम उसको सेट्स कहते हैं। सेट के प्रकार होते हैं, उसको आपने 12th में पढ़ रखा होगा। रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। दो तरीके से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादा 12th के लिए बेसिक है, तो ये सिर्फ 12th और 11th 12th की बातें होंगी। तो उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन। तो आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो आप जनरल टर्म में रिलेशन क्या होती है, मतलब जनरली हम बात करें तो व्हाट इज़ रिलेशन। सही है। जनरल, बिल्कुल जनरल। रिलेशन क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में एक लिंक या फिर लिंक को हम रिलेशन कहते हैं। उनके बीच में कोई कनेक्शन हो। जैसे सपोज करो ए जो है वो फादर ऑफ बी है, बी के पिताजी हैं ए। ठीक है। और ऐसी हम बात करें सी जो है, सी माता हैं डी की माता सी हैं। तो ये रिलेशन है। तो अब ये रिलेशन जो होता है दो प्रकार से हम देख सकते हैं। ये होता है डिफाइंड रिलेशन और अनडिफाइंड रिलेशन। अब मैं क्या हूँ ई जो है वो रिलेटिव है एफ का रिलेटिव है। तो ये डिफाइंड रिलेशन है। अनडिफाइंड मतलब रिलेटिव में तो चाचा ताऊ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अनडिफाइंड है ये। लेकिन रिलेशन तो है ना कोई, मतलब रिलेटिव में तो आ रहा है, तो रिलेटिव है लेकिन अनडिफाइंड है ये। रिलेटिव है मतलब ए जो है ई जो है एफ से रिलेट कर रहा है, लेकिन डिफाइंड नहीं है कि वो ताऊ है। यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि ए इज मतलब ए जो है फादर हैं बी के पिताजी हैं ए, फादर ऑफ बी। और यहाँ पे हम कह रहे हैं सी जो है माता है, मॉम ऑफ डी की मदर हैं सी। तो यहाँ पे डिफाइंड हो गया ये एक इनके बीच में रिलेशन क्या है, माता पिता का रिलेशन है। तो और यहाँ पे क्या है, ई जो है रिलेटिव ऑफ एफ। ई जो है रिलेटिव ऑफ एफ। यहाँ पे जो है डिफाइंड अनडिफाइंड है रिलेशन तो है लेकिन अनडिफाइंड है।
तो दो टाइप के हम रिलेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो डिफाइंड रिलेशन और एक अनडिफाइंड रिलेशन। तो डिफाइंड रिलेशन में जो हमारी जो रिलेशन होगी वो वेल डिफाइंड होगी, जहाँ पे हम मतलब कि एक हम श्योर होंगे, जहाँ पे हमारे पास 100% श्योरिटी होगी। ये इसके हम यहाँ पे कह सकते हैं ये 100% श्योरिटी है कि ये जो है इसके पिताजी हैं, ए जो है बी के पिताजी हैं, और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं बी जो है डी के मदर हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या है कि ई जो है रिलेटिव है ऑफ एफ का रिलेटिव है। रिलेटिव में तो चाचा ताऊ सब आ गए, तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे इसको प्रॉपरली, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या है अपने पास, रिलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो रिलेशन जो है टर्म्स जो है, रिलेशन जो टर्म है ये हमारी इंग्लिश टर्म से निकाले गया है, रिलेटिंग या फिर हम क्या है, रिलेशन इंग्लिश टर्म का वर्ड है जो किसी भी दो क्वांटिटी को आपस में रिलेट करता है। टू ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब ये कुछ इनके बीच में कुछ कनेक्शन होगा, लिंक होगा, कनेक्शन होगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हो फिजिक्स की टर्म में, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम, मैथ्स पढ़ रहे हैं, दैट इज़ क्वांटिटी, क्योंकि हम मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं। तो ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट में हमारे पास कांस्टेंट आते हैं, नंबर्स आते हैं, क्वांटिटीज़ में हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। वैल्यूज़ मतलब कि जिनकी डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं उनको हम क्वांटिटी भी कहते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। तो रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेट, हमने पढ़ लिया। सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू हैव ए सिमिलर प्रॉपर्टीज़। और सेट को रिप्रेजेंट करने का हमें तरीका पता है, हम नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर के सेट को r से रिप्रेजेंट करेंगे, और इंटीजर को i से रिप्रेजेंट करते हैं, और z से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह, ठीक है। ओके देन, अब हमारी टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट, समझ लिया, ठीक। सेट्स हो गया, रिलेशन हो गया, 12th में और क्या क्या था। फिर आता है अगर दो सेट हमने लिए, मतलब सपोज करो ए सेट है, ए में मेंबर्स आते हैं 0 2 5, और हमने एक सेट लिया, सेट को कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से सेट को शो करा जाता है। और हमने दूसरा सेट लिया बी, इसमें मेंबर्स हैं हमारे पास 3 4 6 मान लिया, ठीक है। दो सेट हमने ले लिए, तो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, TESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सपोज करा कोई भी एक मेंबर ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है, और बी जो है कोई भी एक एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग कर रहा है बी से, दो सेट से अलग अलग दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यहाँ पे कुछ ऑर्डर मिल के आएगा, मतलब ए कॉमा बी कोई ऑर्डर होगा जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू कुछ रिलेशन शो कर रहे होंगे, मतलब शो सम, यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन होगी, तो आर यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी, कुछ रिलेशन होगी। तो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर ये आता है ना, ऑर्डर्ड में ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ एलिमेंट लिस्टेड मतलब लिखा जाए इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए
स्पेसिफिक ऑर्डर में मतलब कोमा लगा के सेपरेट किया जाए, उसको ऑर्डर में लिखा जाए टू रिप्रेजेंट एनी लिंक इन बिटवीन और शो, और क्या लिख सकते हैं हम, रिप्रेजेंट लिंक शो करेंगे, वो मतलब लिंक दिखाएगा कोई ए, मतलब दो ऑर्डर पे है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ए है तो ए और बी दोनों आपस में लिंक होंगे और क्या रिलेशन शो कर रहे होंगे आपस में, और शो सम रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन शो कर रहे होंगे, और यहाँ पे ये हमने सपोज करा ए बी, तो यहाँ पे ए जो बिलोंग करेगा वो दो अलग अलग सेट होंगे, या फिर एक सेट भी हो सकता है। अगर हम दो अलग अलग ले रहे हैं तो ए, और यहाँ पे बी बिलोंग्स टू बी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू, अगर हम ए की सेट ले रहे हैं तो कोई भी एक सेट आर ले लो, नेचुरल रियल नंबर का कोई भी सेट। तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया, मतलब उनको प्रेजेंट करने का तरीका। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, रिलेशन, दो रिलेशंस को हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें जो एक जो होगी वो होगी वैल्यू, और वैल्यू मतलब एक दो होगा जहाँ पे इनपुट और उसका आउटपुट वैल्यू, तो उन दोनों को ऑर्डर्ड कर देंगे हम, पेयर में लिख देंगे, तो उसको ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बता रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सपोज करो दो सेट हैं, दो हमने कोई सेट लिए, दो सेट लिए, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट एनी रिलेशन within the any relation within the सेट। किसी भी सेट पे कोई भी एक रिलेशन हम शो कर रहे हैं, तो उसके जो सेट होंगे उसका एक नया सेट बनेगा, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। सपोज करो कोई भी ए सेट है, सपोज करो कोई भी एक हमने सेट ले लिया, ए सेट हमने पीछे लिया था, लेट 0 1 1 2, और बी सेट हमने लिया है 2 1 5। तो इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो वो क्या होगा, वो भी एक सेट आएगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। तो पहला ए बी, तो इसमें मेंबर्स कितने होंगे, 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो टोटल मेंबर अभी बताते हैं। यहाँ पे 0,2 हो सकता है, 0,4 हो सकता है, 0,5 भी हो सकता है, और ये 1,2 हो सकता है, 2,4, 1,5, और ये 2,2, 2,4, 2,5। तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हुए। ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे बी क्रॉस ए, तो इसके जो मेंबर मतलब पेयर्स होंगे वो उल्टे हो जाएंगे, मतलब 4,1 हो जाएगा, 5,0 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, या सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन अबाउट एंड सेट, या एक सेट ले रहे हैं तो सिंपल सेट, और अगर सेट्स ले रहे हैं, दो सेट की बात कर रहे हैं तो अबाउट ए सेट। ठीक है, तो क्या है ये, सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स टू किस फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में लिखे जाएंगे, सच डेट ए जो बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करे बी से, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए बी कह सकते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कह सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी ऑर्डर्ड पेयर की, रिलेशन की बात हो गई। सही है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं
तो ये हमने पता चल गया कि रिलेशन की बात हो गई। तो रिलेशन रिलेशन ऑन सेट्स ए बी के लिए अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो ए जो होगा लिंक होगा किसी तरीके से बी से अगर लिंक है तो हम सपोज करो दो एम्प्टी सेट हैं, तो ये दोनों क्या हैं, एम्प्टी सेट हैं, मतलब नॉन एम्प्टी सेट हैं दोनों। तो इसकी जो रिलेशन जो होगी, रिलेशन आर से शो करते हैं। रिलेशन जो आर होगी वो किस में निकलेगी, ए बी के क्रॉस प्रोडक्ट में से कोई रिलेशन निकल सकती है, उसी में कोई सबसेट होगा जो कि उसकी रिलेशन को शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब आर कोई भी रिलेशन जो कि सबसेट होगा। सबसेट को कैसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू, और क्या लिख सकते हैं, सबसेट होगा, मतलब बिलोंग करेगा किसी भी ए बी से बिलोंग करेगा। रिलेशन जो बिलोंग करेगी ए बी से, जिसके अंदर जो जो इसका रिलेशन जो बिलोंग करेगी ए बी से बिलोंग करेगी, जहाँ पे ए जो बिलोंग करेगा वो ए से और बी जो बिलोंग करेगा बी से, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसका भी हमने पीछे दे दिया। ठीक ठीक है, चलो सही है। तो रिलेशन ऑन ए सेट, नॉन एम्प्टी सेट पे रिलेशन अगर हम देखेंगे तो किसी एक सेट पे देखेंगे तो एक ए क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस, अगर ए की सेट पे यहाँ दो सेट लिए हमने, ए क्रॉस ए से कोई रिलेशन निकालेंगे तो आर रिलेटेड टू ए क्रॉस ए, तो वहाँ से कोई रिलेशन निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो होगा बिलोंग करेगा ए से, एक सिंपल ए सेट से बिलोंग करेगा। यहाँ पे दो अलग अलग सेट थे, तो यहाँ पे ए की सेट से बिलोंग करेगा, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। तो अब जब हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, तो ऑर्डर्ड पेयर के बाद आता है डोमेन एंड कोडोमेन और आती है रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सपोज करो कि एक फंक्शन है, मतलब कोई एक रिलेशन है, बिलोंग करती है ए बी से हमने कोई भी एक फंक्शन रिलेशन निकाली है। सब यहाँ पे पीछे एक रिलेशन ये दे रखी है ना, तो कोई भी एक रिलेशन निकाल ली। जैसे कोई एक रिलेशन देख लो, जैसे यहाँ से इसके तीन एलिमेंट देखोगे ऊपर के, एक दो, इनके बीच में कोई भी रिलेशन ही तो है, ये आपस में क्रॉस हैं तो रिलेशन हो रही है, इनके रिलेशन है। तो हम उसकी भी एक स्पेसिफिक रिलेशन निकाल लें, तो उस रिलेशन को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, रिलेशन ए बी से निकलेगी। तो ए बी से जहाँ पे मतलब रिलेशन निकालिए आर सेट से, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, ये एक रिलेशन है, सही है। तो यहाँ पे क्या क्या हम कह सकते हैं, ऑल, सारे जो पहले एलिमेंट होंगे उस रिलेशन के, रिलेशन जो बन के आए उसके पहले एलिमेंट, तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर वो ऑर्डर्ड पेयर जो बन गया, मतलब ए कॉमा बी जो बना, उसके जो पहले एलिमेंट होंगे सारे, जहाँ पे ए जो होता है वो बिलोंग करेगा ए से, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए, और बी बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो जो ए जो होगा, तो हम क्या कह रहे हैं, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर इज कॉल्ड और नोन एज डोमेन, उसको कहेंगे हम डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन की डोमेन कहलाएगी। ठीक, और सेट ऑफ सेकंड, तो ये हमें अब क्या पता, डोमेन के लिए आ गया। ये डोमेन क्या है, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ ए रिलेशन, और सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स in ordered pair in the ordered
ऑर्डर्ड पेयर्स, इन द ऑर्डर्ड पेयर्स, उसका जो सेट ऑफ सेकंड, मतलब जो यहाँ पे भी इसका जिसको भी डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके जो सेट होंगे, इसके जो भी सेट्स निकल के आएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, ठीक है। सपोज कर लिया हमने एक, चलो ये मैपिंग करके दिखाते हैं आपको। A1 2 3, यहाँ पे ले लो 4 5 6, 4 5 6, कोई भी इनके बीच में रिलेशन है, तो रिलेशन है मतलब सपोज करो इनके बीच में कोई भी रिलेशन है, कि रिलेशन कैसे है, A+3 की कोई रिलेशन है, A+3 की हमने कोई भी रिलेशन ले ली, तो A की वैल्यू क्या आएगी 1 और इसकी वैल्यू 2, इसकी ये आ गई, तो इनकी रिलेशन हो गई, इसको हम कहते हैं मैपिंग करना, रिलेशन मैपिंग। तो जो ये सेट है A और ये सेट है B, है उसको, इसके आगे भी कुछ 5 यहाँ पे 4 5, तो हम कितने, हम पहले 3 की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 जो है इनकी रिलेशन इसके बीच में आ रही है, इनके बीच में इसकी रिलेशन शो हो रही है। तो जो सेट ऑफ ए होगा, मतलब जो भी इसके सेट के मेंबर्स बनेंगे, मतलब मेंबर्स कौन कौन से बन गए, तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन हमारी क्या होगी 1 2 3, यहाँ पे 4 हमने काउंट नहीं किया तो उसको हटा देते हैं, तो ये जो होगी डोमेन। अब इसकी रेंज क्या बनी, रेंज बनी 4 5 6 और 7 यहाँ काउंट नहीं है, तो उसको भी हटा देते हैं। तो रेंज और डोमेन ऐसे डिफाइन हो गए। लेकिन कोडोमेन हम बात करें, कोडोमेन क्या होगा यहाँ पे, कोडोमेन जो होगा सेट ऑफ, मतलब सेट होगा जो बी सेट है पूरा, इसमें कितने मेंबर्स आ गए, इसमें मेंबर्स आ गए हमारे पास 4, कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं सेट को 7, तो ये जो होगी पूरा जो होगा ये होगा कोडोमेन, ये है बात। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी जो रेंज होती है, रेंज वो सबसेट होती है, इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। ओके, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, ये सब 12th का चल रहा है इस समय। 12th में हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, सेट ऑफ, ये हम कह सकते हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने देखा था। टाइप्स ऑफ रिलेशंस के कितने टाइप होते थे, पहला शायद नॉन एम्प्टी था, एम्प्टी था। तो यहाँ पे रिलेशन जो होती है एम्प्टी भी हो सकती है, जहाँ पे कोई एम्प्टी। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल वर्सल रिलेशन, इसमें क्या होगा, इसमें जो रिलेशन होगी वो मतलब एम्प्टी होगी, उसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जो A, B होगा, उसका जो सेट बनेगा A, B का जो सेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, वो फाई होगा, फाई ये बनेगा। तो कोई भी एलिमेंट नहीं बिलोंग करेंगे A से A, ताकि वो शो हो सके। ठीक है, यूनिवर्सल। और थर्ड आइडेंटिटी रिलेशन क्या थी, ये थी अपनी मतलब यहाँ पे ओनली वन सेट, एक ही सेट के ऊपर रिलेशन होती है, तो A क्रॉस A होगा। यहाँ पे A क्रॉस A से भी कोई रिलेशन निकलेगी, A क्रॉस A पे कोई रिलेशन निकलेगी। तो वो रिलेशन कैसे, मतलब कोई भी रिलेशन निकली A क्रॉस A सच डैट A जो A, A मतलब डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हों, डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हों, सच डैट A बिलोंग्स टू A, ये है, मतलब ऐसे कुछ रिप्रेजेंट होगी। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि वो है आइडेंटिटी रिलेशन। इसका एग्जाम्पल भी देख लो, कुछ आ जाए तो।
सपोज़ करो ए सेट है हमारे पास, क्या है, 1,2 है, एक सेट है 1,2, तो ए क्रॉस ए कितना हो गया, ए क्रॉस ए इक्वल हो गया 1, 1, 1 और 1, 2 और क्या हो गया अपना 2, 1 और यहाँ पे क्या 2, 2। तो ये हमारे पास सेट बन गए, ए क्रॉस है। अब इसकी रिलेशन हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो वो क्या होती है, कोई भी रिलेशन जिसमें ए कॉमा ए हो और ए कॉमा ए हो सच डैट ए बिलोंग्स टू ए हो, मतलब दोनों इक्वल हो, तो वो कौन सा सेट बन जाएगा हमारे पास 1,1 और 1,2,2। तो ये हो गया, ये जो सेट बना ये रिलेटिव सेट है, मतलब रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, ये 3 हमने 12th में पढ़े थे, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं नहीं कर रहा, मैं फंक्शन में ले जाते हैं आपको रिलेशन। आप 12th को एक बार वो देख लीजिए, 12th में आप मिल जाएगा ये सब कुछ, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। चलो बता ही देते हैं यार, अब वीडियो के बीच में क्यों डिस्टर्बेंस 12th पे लेके जाए आपको। ट्रांजिटिव रिलेशन एक बढ़िया टॉपिक था, 12th में आपने पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, सही है। तो चलो हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाली की रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास कौन सी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो होंगी वो कैसे डिफाइन होंगी, कोई भी हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, मतलब कोई भी आर, सपोज़ कर लिया हमने एक सेट ले लिया ए जो है यहाँ पे सेट है, कोई भी सेट है तो उसमें एक रिलेशन मिल रही है, रिलेशन मिल जाए जिसमें क्या हो, ए कॉमा ए बिलोंग करे, ए कॉमा ए हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये इतने जितने भी होंगे ये बिलोंग करेंगे। अरे कॉल आ रही है यार, ओके देन, सही है, ओके। ए से ए मिल जाए, मतलब कि क्या हो, ए कॉमा ए बिलोंग करें आर से, ए कॉमा ए ही चाहिए, उसका जो सेट होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करेगा। सपोज़ कर लिया हमने कोई भी ले लो 2, 5, 6 ले लो, 2, 5, 6 दोनों के बीच में जो ए क्रॉस ए मिले वो ऐसे मिले, आर मिल जाए, कोई भी ए क्रॉस में आर मिल जाए सच डैट ए क्रॉस ए मिले सच डैट आर कुछ ऐसा मिले कि ए कॉमा ए हो फॉर बिलोंग्स टू आर, ये ऐसा मिल जाए, ए कॉमा ए मिले जो बिलोंग करे आर के। तो इसके बीच में कौन से सेट मिलेंगे, ए क्रॉस ए तो बड़ा सेट होगा, तो वो आर रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, रिलेशन मिलेगी। ऐसी रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसके अंदर कौन से मेंबर्स होंगे, तो वो 2,2 होगा और एक क्या मिलेगा 5,5 और एक 6,6, ये 3 ही मिल सकते हैं इसमें, जो कि ए बी इक्वल ए और मतलब रेंज डोमेन एलिमेंट और रेंज एलिमेंट दोनों इक्वल हो, तो ये हमारे पास ऐसे को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल आप और भी देख लेना, आपको बुक में मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होती हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती हैं, जहाँ पे सिमेट्री मिले। तो सिमेट्री मतलब कि रिलेशन कोई भी एक सेट हो ए और एक सेट की कोई भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए कॉमा ए और वो उसमें से एक रेंज निकले, मतलब कोई भी एक रिलेशन उसमें से बिलोंग करे ए कॉमा ए से सच डैट ए रिलेशन जो हो वो कैसी हो, ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए बोथ वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, ये दोनों मिले, मतलब ए बी भी हो रिलेशन में, ए बी बिलोंग कर रहा हो आर में और क्या हो
मतलब यही देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे भी एक और बी कॉमा ए भी वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो ऐसी ऐसी रिलेशंस को आर से बिलोंग करे, मतलब ऐसी रिलेशन को फॉर ये मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए से, ऐसा मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। मतलब कि कोई भी हमने सेट ले लिया, अभी पीछे जो सेट लिया था वही ले लो, 2,5,6, ये कोई भी सेट है, ये पीछे वाला सेट लिया है, इसमें कोई भी रिलेशन मिले, रिलेशन इसकी क्या होगी, तो आर आर जो होगा मतलब रिलेशन का जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो जैसी ऐसी रिलेशन जो कि क्या क्या हो कि इसका जो जैसे 2,5 एक इसके अंदर आएगा, और 2,5 आएगा, 5,2 भी आएगा, और ऐसे आर ऐसे मिले जहाँ पे इनकी सिमेट्री भी मिलती जाए, तो और क्या मिलेगा, 5,6 मिले, और 6,5 भी मिलेगा, तो और क्या मिलेगा, 2,6 मिलेगा, और 6,2 भी मिलेगा। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हो गया, ऐसे एक हमने सेट ले लिया, तो उसके लिए हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, जो कि उसमें से एक रिलेशन निकलेगी आर, उसके लिए सच डेट उसमें जो होगा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बोथ बिलोंग्स करें आर में, बोथ हों, मतलब एक और आर किससे बिलोंग करे, आर किससे निकले, ए क्रॉस बी से, ए मतलब ए वेक्टर सिंगल ए से, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, सिमेट्रिक आ गई। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव की बात, ट्रांजिटिव रिलेशन, अभी तो टाइम है, चलो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है, सपोज करो एक कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है आर, वो सेट ए से, कोई भी रिलेशन है सेट ए से कोई रिलेशन है, तो वो ट्रांजिटिव कब होगी, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग करे आर से, उस रिलेशन से मिले, एंड बी कॉमा सी, कोई भी एक बी कॉमा सी मिले आर से, और उसकी वजह से उससे ही हमें मतलब फॉर ऑल मतलब ए और बी से कोई भी ए भी मिले और बी सी मिले, और क्या मिले, उसके दौरान ए सी भी बिलोंग करता हो आर से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, ए बी मिले और बी सी मिले, ए बी और बी सी, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, बी सी भी ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस रेंज में, उस रिलेशन में, तो हमारे पास वो ट्रांजिटिव है। इसमें ही हम इसी वाले को एग्जांपल को ले लेते हैं, दैट 2,5,6, इसी एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको। 2,5,6, तो यहाँ पे जो ए क्रॉस ए सेट होगा वो क्या बनेगा हमारे पास, वो एक बार सेट हमने बनाया नहीं पीछे, लेकिन आपके लिए बना देते हैं। 2,5 होगा, और 2,2 होगा, 2,6 होगा, इसमें कितने टोटल 9 एलिमेंट होंगे, तो 5,5 और ये 5,6 और ये 6,2, 6,5 और 6,6, तो इसके अंदर ये क्या है, इसके पास तीनों मिलेंगी, तो हमें वो चाहिए जहाँ पे वो सेट चाहिए, वो आर क्या मतलब कोई भी रिलेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको हम ट्रांजिटिव कहें, जिसके लिए ए कॉमा 5 मिल रहा है, मतलब 2,5 मिल रहा है, 2,5 मिल रहा है, 2,5 है, 5,2 है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 2,2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक, एक ही हो गया। अगर यहाँ पे 2,2 है तो उसका उल्टा 2,2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिमेट्री के लिए वो आ जाता है, चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कैसे लेंगे हम, तो पहले हमने पहला मेंबर क्या ले जाएगा, 2,2, अगर यहाँ पे 2,2 है तो और 2,2 भी है, सही है, तो ये लिया जाएगा, इसमें सिमेट्री में आ जाएगा,
ये वो क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांजिटिव में लिया जाएगा। ठीक है, ये ले रहे हैं। सपोज करो 2,5 है, सही है, तो 5,2 है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 5,5 भी प्रेजेंट है, 5,5 भी प्रेजेंट है, तो सेकंड वाला भी क्या लिया जाएगा, 2,5, इसमें क्या लिखा जाएगा, 2,5 भी आएगा, 2,5 भी आ गया। ठीक है, और क्या आएगा, सपोज करो 2,6 है, तो 6,2 है, तो यहाँ पे 6 भी है, तो यहाँ पे 2,6 भी लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिखा जाएगा। ओके, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ 2,5 है, 2,5 है, और यहाँ 5,2 है, तो 2,5 भी प्रेजेंट है, तो 5,5 भी प्रेजेंट है, तो ये तीनों प्रेजेंट है, मतलब पहली वैल्यू और सी दोनों प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 5,5 भी आ जाएगा। ऐसे सेट जहाँ पे ये सब प्रेजेंट है, 5, वो कौन सा है, 5,5 आ गया, 5,5 आ गया, और क्या आएगा, 5,5 आ गया, और हम क्या कह सकते हैं, 5,5, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, देखो 5,6 है, 6,5 है, और 5,5 भी प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5,6 भी ट्रांजिटिव में काउंट होगा, 6,5, तो कितने, इतने ही होंगे सिर्फ। इसके अलावा हम देखेंगे 6,5 के लिए, तो 6,5 है, इसका उल्टा इसके लिए अलग देखो, 5,5, इसके लिए 5,5, तो यहाँ पे 6,5 ये आ गया, 6,5 प्रेजेंट नहीं है। हम स्टार्टिंग से देखते हैं, 5,2 है, 5,2 है, और यहाँ पे 5,5 है, तो 2,5 यहाँ पे है, 2,5, 2,5 यहाँ पे है, देखो 2,5 है, और 5,5 है, 5,5 है, 5,5 भी दे रखा है, तो यहाँ पे 5,5 दे रखा है, या 5,2 है, तो 2,2 भी मिल गया, और यहाँ पे इसके लिए ये भी मिल गया, 5,5 भी मिल गया, और इसके इसी के लिए, तो इसके लिए जब सब मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं ना, तो यहाँ पे तभी लिखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन से देखें तो क्या कहते हैं, कोई भी रेंज इन सेट ए के लिए, इफ़ यहाँ पे A, B बिलोंग करे R से, और B, C बिलोंग करे R से, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए A, C। तो बात वही है कि यहाँ पे A, B है, और B, C है, B, C दिख रहा होगा आपको, B, C, ये देख लो, या ये देख लो, B, C है, तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है A, C, तो A, C यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ये आ गया। ठीक है, ओके, सही है, तो यहाँ पे B, C है, यहाँ पे 2,5 है, 5,5 भी है, 5,5 भी है, तो 2,5 भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं देखना 2,5, तो वो भी आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये भी रिलेशन में काउंट होगा। ठीक है, दो, इससे क्या बन सकता है, दो बन सकते हैं, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो 2,2 है, तो 2,5 है, 2,5 दिख रहा है आपको, तो यहाँ 2,5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2,5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको लिए हमने लिख ही दिया है, तो उसको दो बार काउंट नहीं करते। तो 2,6 है, 2,6 है, तो यहाँ 6,5 दिख रहा है, 6,5, तो 2,5 भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो आ गया। ठीक है, और देखें 2,6 है, 6,2 है, तो 2,2 भी यहाँ पे एग्जिस्ट है, तो वो लिख दिया हमने पहली। 2,6 है, 6,6 है, तो 2,6 वो भी आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसके लिए तीनों पे देखा हमने, 1, 2, 3 जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे अब हम, तो यहाँ पे देखेंगे 5,2, तो 2,5, तो 5,5 भी प्रेजेंट है, तो वो लिख दिया हमने 5,5। ठीक है, और यहाँ पे 5,2, तो 2,2 भी प्रेजेंट है, तो 5 और 2, 5,2 नहीं लिखा क्या मैंने,
5,2 यहाँ प्रेजेंट है तो 5,2 यहाँ पे रह गया यार, 5,2 ये भी और आएगा, काउंट होगा। ठीक, ऐसे करना है, सही है। तो अब यहाँ तक हो गया, ये आप एक बार देख लेना। सही है, अब कुछ टाइम रह गया है, कुछ टाइम रह गया है, तो अब हम अपना कर लेते हैं फंक्शन के ऊपर बात। फंक्शन 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 की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो फंक्शन के लिए अब हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो फंक्शन फंक्शन क्या है, फंक्शन 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 फॉर एनी फ्रॉम ए, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। हाँ, सेट की फंक्शन है एक्चुअल में क्या, फंक्शन कोई भी रिलेशन शो कर रहे हो जहाँ पे स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक रिलेशन हो, जिसके अंदर की ए भी हमें डिफाइन हो, बी भी डिफाइन हो, और दोनों डिस्टिंक्ट हो। मतलब एक जैसे कोई भी एक रिलेशन रिलेशन हो जिसके अंदर ए और कॉमा बी हो, जहाँ पे ए बिलोंग करे, ए कॉमा बी बिलोंग करें, अगर ए की सेट की बात करें तो ए से बिलोंग करें, और ये आपस में कैसे हो, लिंक हो, और जो बी की जो वैल्यू हो, वी की वैल्यू, उसकी एक प्री इमेज बने, प्री इमेज हो ए, और वो क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए ए, और वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट और यूनिक होनी चाहिए, यूनिक और डिस्टिंक्ट। या ये कह लो कि ए की ये कोई इमेज हो बी में, मतलब को डोमेन में, डोमेन की कोई इमेज हो को डोमेन में, डोमेन की कोई इमेज हो को डोमेन में, जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन हो। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लो यार, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी ए से, तो बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या करेगा, बी बिलोंग्स टू बी से बिलोंग करेगा, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। सही है। तो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक, यही मैं बता रहा था, यूनिक एलिमेंट, और इसको कह सकते हैं यूनिक एलिमेंट ऑफ, रिलेटेड हो, आपस में रिलेटेड हो, यूनिकली एलिमेंट ऑफ सेट बी से, यूनिक हो, मतलब यहाँ पे कोई भी ए और A2 दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग वैल्यू पे एक ना हो, कोई दो अलग अलग वैल्यू के लिए जो हमारे पास, इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कर लिया, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई फंक्शन है तो फंक्शन हमने लिया, फंक्शन लिया तो ए से लेके बी तक कोई भी दो सेट के लिए फंक्शन है, कोई भी दो सेट के लिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन कोई भी ए टू बी, फंक्शन ए टू बी, और इसके आगे जो भी इसकी रिलेशन है, सपोज कर लो एक्स स्क्वायर से डिफाइन हो रहा है, एक्स स्क्वायर, और इसको वेयर जो ए जो सेट है वो बिलोंग करता है एन से, और बी सेट कर लो वो भी बिलोंग करता है आर से। तो तो यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन हमें पढ़ेंगे। तो दो टाइप के हमने फंक्शन आपने पढ़े होंगे, सही है। तो मैं क्या कह रहा था, टू बी, ठीक है। तो फंक्शन को अगर हम ऐसे डिफाइन करें, फंक्शन को दो मैपिंग के थ्रू डिफाइन करें तो क्या कहेंगे हम, जैसे सपोज करो 1 2 3, और यहाँ पे 2 6 2 4 6 8, तो ये तो इसकी रेंज होंगी, सपोज के लिए 1 2 3 ऐसे करके हमने डिफाइन किया, तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, कोई भी इसकी रेंज हो गई। यहाँ पे ए सेट जो है वो क्या है, 1 2 3, और बी सेट जो है बी सेट है 1 2 4 6 8, ये है। तो जो इनके बीच में रिलेशन है वो ए टू बी दे रखा है। फंक्शन क्या है यहाँ पे है, फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स सपोज कर लिया एफ एक्स है। तो कोई भी फंक्शन है जो कि
फंक्शन है ए से बी तक, और फंक्शन को डिफाइन करा हमने एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी क्या किससे, ए से बिलोंग करेगी, सेट ए से। तो इसमें क्या हुआ, 1 2 3 तीन वैल्यू हैं यहाँ पे, इसकी एक इमेज मिल रही है, यहाँ पे इसकी क्या बन रही है, एक इमेज। तो यहाँ पे तो ये जो होंगी, ये क्या होंगी, डोमेन होंगी, डोमेन। और ये जो पूरा बॉक्स मैंने बना दिया एक, ये होगा रेंज। और इसकी कोडोमेन होगा ये बी, पूरा बी सेट, कोई भी सेट पूरा बी सेट जो होगा यहाँ पे कोडोमेन होगा। ठीक है, सही है। 12th का ही है, 12th का ही सब्जेक्ट है, आप देखो एक बार, सही रहेगा। ठीक है, चलो। तो फंक्शन, डोमेन कोडोमेन और रेंज, ये दोबारा से यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। तो सही है। तो एफ इमेज ऑब्टेन इन बी, एफ की कोई भी एफ जो होगा उसकी, मतलब कोई भी एफ है उसकी कोई इमेज बनेगी बी में इसकी एक इमेज है, और इसकी एक प्री इमेज बनेगी इसमें। तो फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, सही है। तो अगर हम सेट पे बात कर रहे हैं, सेट पे ये सब 12th का ही टॉपिक चल रहा है। अभी हमने बीएससी का कोई भी कंटिन्यू नहीं किया है, सिर्फ 12th का। बीएससी पे हम कल से स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक लेक्चर है। तो यहाँ पे मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ, अच्छे से समझने आ जाएगा। फिर हम कल से हम सीक्वेंस को डील करेंगे। सपोज़ करो फंक्शन हमने लिया कोई भी, तो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिए, ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं ये। तो जो तो ए कॉमा बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो ये कोई भी फंक्शन देखेंगे हम, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए से बी तक, फ्रॉम सेट ए टू बी कोई भी फंक्शन है, वो क्या है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होती है। तो ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये रिलेशन है, तो इसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं। रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है, सपोज कर लिया कि कोई भी वैल्यू ए है जो बिलोंग करती है ए से, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट होगी, कोई भी देयर एग्जिस्ट, उसकी कोई एक इमेज होगी, वो होगी बी से, वो बिलोंग करेगी बी से बिलोंग करेगी सच डेट जिसके लिए जो फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा, ए कॉमा बी जो होगा वो हमारे पास बिलोंग करेगा फंक्शन से, एफ से, ठीक। ये होती है पूरी डेफिनेशन। तो ये दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, दूसरी सेटिस्फेक्शन वैल्यू क्या होगी, ए कॉमा बी जो होगा, ए कॉमा बी वो बिलोंग करे फंक्शन से, एंड सपोज कर ले ए कॉमा सी वो भी बिलोंग करे फंक्शन से, हैं। तो वो इम्प्लाइज क्या करें, तो इट इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो तब, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो तब, ताकि जब वो ए बी जो हों आपस में इक्वल हों, ये तभी हो। तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो उसकी ए की जो हो इमेज हो वो एक ही मिले, ए की दो इमेज ना मिले। मतलब कि हमने दो ले लिए, ए बी सी, नहीं यहाँ 1 2 3 लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इमेज मिले, एक इमेज बने, और एक ही इमेज बने, मतलब एक इमेज बन जाए, सही है। अगर दो बन जाएंगी तो ये फंक्शन गलत हो जाएगा। तो इसको क्रॉस करो, एक ही जो हो, एक ही इमेज बने, वन इमेज इन सेट बी में एक ही इमेज बने, सही है, एक ही इमेज बने बी में। तो ये क्या होता है, ये फंक्शन होता है, इसको हम फंक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या बात है हमने जानी, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फंक्शन कहलाता है। मतलब कि कोई भी ए मिले, ए बिलोंग करे बी से, ए बिलोंग करे ए से, और बी बिलोंग करे बी से, ए बिलोंग करे ए से, बी बिलोंग करे बी से, सच डेट उसके लिए जो ए बी बिलोंग करे वो फंक्शन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। दूसरी पहली थी ये, दूसरी क्या कहता है कि कोई भी हमें फंक्शन से दो पेयर मिले हैं जो बिलोंग करें
फंक्शन से बिलोंग करें, आर से, या फिर फंक्शन जो भी आप कहना चाहो, आर से बिलोंग करें, रिलेशन में हो दो, और उसके लिए जो ए बी ए सी मिले, वो भी बिलोंग करे एफ से या फिर आर से, जो भी आप कहना चाहो, रिलेशन से बिलोंग करे, ठीक है। जिसके लिए क्या हो, बी और सी इक्वल हों। अगर ये नॉट इक्वल होंगे तो ए बी नॉट इक्वल होंगे, बी सी नॉट इक्वल हैं, तो यहाँ पर रिलेशन है, ओनली रिलेशन तो होगी इनमें, ये रिलेशन है, नॉट ए फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगी, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये फंक्शन हो गया। अब कुछ समझ लो, सपोज करो रेंज और रेंज एंड डोमेन। तो ये फंक्शन को दो टाइप में डिफाइन करता है, मतलब कि सपोज करो रेंज और डोमेन दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इनमें रिलेशन आपने बता दी, रेंज जो होती है वो इमेज होती है, डोमेन जो होता है वो पूरी सेट होता है, पूरा सेट जहाँ पे वो सेटिस्फाई करने के लिए हमने लिया है। तो दोनों इक्वल होती हैं या डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। सपोज ये फंक्शन जो रेंज होगी ना, वो रेंज जो होगी आर, वो सबसेट होगी, वो क्या होगी, सबसेट होगी, वो क्या होगी, इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन होगी। रेंज जो होगी सबसेट होगी कोडोमेन की, ठीक है। सही है, सही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, अगर जो जो उसकी रेंज या जो भी आप कह रहे हो, डोमेन ले लो, डोमेन अगर रियल वैल्यू हो, मतलब जो हो रियल वैल्यूज़ आर हो, मतलब डोमेन आर हो, तो फंक्शन क्या बनेगा, सपोज कर लिया कोई भी सी है, सच दैट सी बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शन कहलाते हैं। अगर ये जो सी जो है ये भी आर हुआ, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, आर टू आर, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे रियल फंक्शन। तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता चल गई। और ये फंक्शन, अगर ये दो अलग अलग कोडोमेन जो वो अगर आर है तो उसके लिए जो फंक्शन ऐसे लिखेंगे, कोडोमेन आर के लिए, तो वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा। और अगर सी भी अगर आर हमने लिया, तो वो जो फंक्शन होगा रियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इसका उल्टा ले लिया तो वो भी वो जो हो वो रियल फंक्शन हो। सपोज कर लिया जैसे एफ सी बिलोंग्स सी टू आर इज़ ए रियल वैल्यू फंक्शन, ये रियल वैल्यू फंक्शन है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये रियल वैल्यू फंक्शन है, इज़ ए रियल वैल्यू फंक्शन, बट ये क्या नहीं है, रियल फंक्शन नहीं है, ये रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल फंक्शन के लिए एक ही कंडीशन है, दोनों जो हों आर टू आर हो, तब उसको रियल फंक्शन कहते हैं। और सी जो है यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो, ये अलग अलग लिया जाता है, ठीक है। अब मैं क्या समझाऊँ, तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में आप जान लो। डेट आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ी थी हमने अभी, आइडेंटिटी, तो ऐसी आइडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं हम किसी को, आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है, कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स जो इक्वल हो एक्स के, सच फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये रियल फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है। यहाँ पे ये भी एक्स जो डोमेन है वो भी आर है, और जो रेंज है जो रेंज बनेगी या फिर जो कोडोमेन है वो भी आर है। तो रियल वैल्यू फंक्शन है, एक रियल फंक्शन है ये पूरा प्रॉपर। तो इसके लिए ग्राफ क्या बना सकते हो आप, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा जहाँ पे ग्राफ क्या कहेगा, एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू एक्स, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, वाई इक्वस टू एफ, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, या माइनस कह लो, वाई डैश कह लेते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, वो भी आर है, और जो रेंज क्या बनी है हमारे पास, रेंज भी आर है।
जहाँ पे रेंज या रेंज ही तो होती है, रेंज जो होगी ना वो अगर रेंज आर है तो वो रियल वैल्यू फंक्शन है, और उसकी डोमेन भी अगर आर है तो वो रियल फंक्शन है। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन भी होते हैं कुछ। कांस्टेंट फंक्शन क्या होंगे? कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, फंक्शन के लिए तीन चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, उसकी रेंज पता हो और कोडोमेन पता हो, तो वो प्रॉपर फंक्शन कहलाता है। अगर आपको ऐसे देना है एफ एक्स, तो ये फंक्शन नहीं है, इसकी जब तक हमें रेंज नहीं पता हो, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि इसके इनपुट और आउटपुट किस किस रेंजेस में आएंगे, तो वो तब तक ये फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, चलो ठीक। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना अपने पास? सपोज करो कोई भी कांस्टेंट सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है यहाँ पे? रियल वैल्यू फंक्शन, रियल है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक रियल फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू करेगा आर से, मतलब जो यहाँ पर डोमेन होगा डी वो बिलोंग करेगा आर से। और यहाँ रेंज जो होगी, इसकी रेंज जो निकल के आएगी, रेंज तो हमारे पास ओनली सेट होगा, वो क्या होगा, सेट ही होगा कोई भी, जहाँ पे एक ही मेंबर होगा सी। ठीक है, तो वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो भी एक क्या फंक्शन है, ये रियल फंक्शन है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये वाई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वाई तो फिक्स है, तो वाई सपोज करा इस पॉइंट के लिए फिक्स है, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा। कोई भी ग्राफ आगे बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलो सही है। ओके देन सही है। तो आपने मॉड फंक्शन पढ़ा होगा। क्या फंक्शन होता है? मॉड्यूलस 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 फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा? जैसे सपोज कर ले एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो फॉर और एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये मॉड फंक्शन होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक्स और ये माइनस एक्स, इफ़ एक्स जो ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू ज़ीरो हो, और यहाँ पे क्या हो, इफ़ यहाँ पे क्या हो, इफ़ यहाँ क्या हो, इफ़ एक्स क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसके लिए उस केस में क्या होगा, ये उस केस में लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो, तो यहाँ माइनस में आएगा। तो ऐसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, यहाँ पे आर है, लेकिन रेंज क्या होगी इसकी, रेंज आप देखोगे तो यहाँ माइनस, तो रेंज क्या होगी, वो भी एक सेट होगा। तो यहाँ पे वो सेट स्टार्ट कहाँ से होगा, वो ज़ीरो से, यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो तो काउंट हो रहा है ना, तो ज़ीरो से, और यहाँ पे माइनस में जा रही है वैल्यू, तो कॉमा इन्फाइनाइट पे ये ब्रैकेट ये वाला बनता है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। सही है। तो जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं, तो इसका ग्राफ तो आपको पता ही होगा, बीमल मतलब वी होता है इसका ग्राफ, ये इसका वी, यहाँ पे वी आ गया, ये क्या आ गया, एक्स, और ये वाई। इसका ग्राफ हमें पता है कि अगर हम निगेटिव एक्स में जाएंगे तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका ग्राफ वी बनता है। तो यहाँ पे हम इस वाली लाइन के लिए क्या लिख सकते हैं, ये कि x इक्वस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे इस वाली लाइन के लिए y इक्वस टू एक्स। ठीक है, दो बन गए। ये क्या है, 0,0, ये पॉइंट है 0,0 पे। ठीक, तो यार मॉडुलस फंक्शन हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लो फिर आपको हाथों हाथ। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी? प्रॉपर्टी ये है कि मतलब जो भी इसमें वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव देगी। तो जो मॉड एक्स होगा ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होगा, ज़ीरो से ऑलवेज बड़ा होगा। तो मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी क्या कह सकते हैं हम, कोई भी इसमें कोई भी सम होगा, सपोज कर लिया एक्स प्लस माइनस वाई, या प्लस हो या माइनस हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और वो ग्रेटर आएगी, या ग्रेटर या इक्वल आ सकती है मॉड एक्स यहाँ प्लस वाई के। ठीक है, अगर माइनस है तो भी यहाँ प्लस आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देता है।
ओके। दूसरा सही है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है ठीक है। अब कौन सा फंक्शन रह गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, इसके बारे में एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन ये क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं इसको, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस फंक्शन क्या कहता है ये, इसको हम ग्राफ से ही समझ सकते हैं सिर्फ। इसमें जो एक्स की जो भी यहाँ पे जो वाई एफ एक्स जो बन के आएगा ना, वो किसके बीच में बनेगा? एफ एक्स जो भी इसके वैल्यूज़ मतलब एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वो -1 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपने सपोज करा, यहाँ पे हमने क्या बना, एक्स की 2 रखी, एक्स का हमने 2 रखा, तो 2 की जगह वो 1 पहुँचेगा, 1 के लिए आएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 रखा तो वो 2 दिखाएगा। तो ये फंक्शन क्या होता है, ऐसे दिखाएगा। तो इसकी ऐसे वैल्यू बनती है, ऐसी निगेटिव में 1 रखोगे तो वो -2 दिखाएगा, और ऐसी -1 रखोगे तो 2 दिखाएगा। तो ऐसे दिखाता है ये। तो ये इसका काम होता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक्स एन इक्वल्स टू एन है और एन होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब इसमें जो एक्स जो होगा वो ऑलवेज वो बिलोंग करेगा एन के बीच में, एन कोई भी n+1 के बीच में, उसके बीच का कोई भी वैल्यू उसके ऊपर आएगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, और एक होता है सिंगम फंक्शन, सिंगम फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू सिंगम फंक्शन मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे +1 0 और -1 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए फॉर एक्स जो हो क्या हो, यहाँ पे एक्स क्या हो, एक्स <0, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0, फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये इसका ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे डिफाइन होता है। तो यहाँ मॉड फंक्शन को डिवाइड कर दो, अगर हम एक्स से ही उसी को डिवाइड कर दो हम एक्स से, तो वो सिग्मम फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे जो डोमेन जो होगी, डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डोमेन क्या होगा यहाँ पे? कोई भी रियल वैल्यू, लेकिन रेंजेस हमारे पास, यहाँ पे रेंज इंपॉर्टेंट है। रेंज क्या आएगी? सेट बन के आएगा। तो यहाँ पे 3 ही वैल्यू हैं, तो 0 ये -1, ये 3 ही वैल्यूज़ आएंगी रेंज में, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता इसमें। ठीक है चलो, कुछ और भी फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंट्स फंक्शन, एक्सपोनेंटल क्यों चिल्ला रही हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, इसका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पे 1 है, तो 1 पे तो वैल्यू 1 पे तो नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे 1 पे जो वैल्यू है वो नहीं है, यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, और ये 0 पे डिफाइंड है, और ये -1 पे नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब y इक्वल्स टू 1, और ये y इक्वल्स टू -1, और ये 0 पे 0 ओरिजिन पे स्टार्टिंग फ्रॉम 0,0। तो यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 पे डिफाइंड है। तो ये क्या बना, कंटिन्यूस है। इसको कंटिन्यूटी भी प्रूफ कर सकते हो आप, कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस नहीं होता, कंटिन्यूस 0 पे नहीं होता ये, बाकी हर जगह पॉइंट पे कंटिन्यूस है, 0 पे इसकी कंटिन्यूटी फेल हो जाती है। तो वो भी एक टॉपिक है, वो भी आप 12th में सीखे होंगे, या फिर अभी BSc में भी आएगा। अब एक्सपोनेंट फंक्शन क्या होते हैं? एक्सपोनेंट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जैसे जिसके अंदर पावर्स आती हैं, जहाँ पे सपोज करो एक ही पावर एक्स भी कोई भी वेरिएबल वैल्यू हो सकती है, या फिर यहाँ पे ए जो ग्रेटर हो 0 से ग्रेटर होगा। और अगर 1 ले लोगे तो यहाँ पे और कह सकते हैं 1 के इक्वल ना हो, 1 लोगे तो
और यहाँ पे x जो हो बिलोंग करे r से, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम पावर बढ़ाएंगे, पावर को बढ़ाएंगे, तो यहाँ आर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पावर को अगर हम स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, मतलब -1 लेंगे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाना देखें तो क्या क्या लिख सकते हैं हम? अगर ग्राफ देखेंगे तो a⁻², -2, a⁻², मतलब 1/a⁻², तो वो कुछ ऐसा कुछ बन के आएगा। इंक्रीजिंग ग्राफ होगा इसका, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। यहाँ अगर इससे स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे क्या पॉइंट है 1, ये सही है। यहाँ पे यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे 0,0 ले रहे हो, तो ये x=0 पे, x=0 पे y की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन है ना f(x) की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे टच होगा ये, फिर यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा, तो सही है फिर। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर <1 इसकी वैल्यू <1 होगी फॉर x <0, और इक्वस टू 1 होगी, फंक्शन की वैल्यू =1 होगी फॉर x =0 पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अब? और ग्रेटर 1 होगी फॉर x <0 पे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, सही है। तो कुछ पॉइंट्स और भी बच जाता होगा यहाँ पे, अगर उसकी वैल्यू हमने क्या कि x की जो वैल्यू है वो इसके बीच में बिलोंग करती है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है, तो जो फंक्शन f, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो वो 1 से क्या होगा? छोटा होगा। 1 पे डिफाइन था ना, तो 1 से जब छोटा ले रहे हैं तो वो फंक्शन 1 से, तो यहाँ 1 पे अगर हमें यहाँ पे इससे 0 ले रहा हूँ ना, 0 पे, तो 0 पे तो 1 हो रहा है, 0 पे 1 हो रहा है, तो वैसे इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 0 पे 1 हो रहा है, तो जब x की वैल्यू 0 है, 0 पे तो 1 हो रहा है, 0 पे 1 हो रहा है, और जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो रही है, तो 0 से ज़्यादा 1 से छोटी, 1 से छोटी, तो यहाँ से 1 हमने क्या सपोज किया 1 यहाँ पे आ रहा है, तो इससे छोटी हो रही है, तो क्या क्या बनेगा? इससे जब छोटी हो रही है तो ये 1 से छोटी है वैल्यू, तो कुछ मतलब 1 से जो भी छोटी वैल्यू होगी तो वो 10 मतलब 0 को टच करती हुई जाएगी, तो यहाँ पे अपॉन में कुछ आएगा, ये ऐसा कुछ ऐसे, तो यहीं तक रहेगा ग्राफ, और ये ऊपर की साइड ऐसे बढ़ जाएगा। सही है, सही है, चलो ठीक है, चलो सही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पे, यहाँ पे =0 होगी जब x =1 होगा, और ग्रेटर होगी 1 से, >0 होगी, तो 1 से ग्रेटर होगी, >1 होगी फॉर x <0। यहाँ पे क्या है? x <0 के लिए। तो ये भी एक फंक्शन का ग्राफ बन गया, तो सही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब नाउ वी आर स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपने पहला फंक्शन पढ़ा होगा 1 12th में आपने पढ़ा होगा 1 फंक्शन। जल्दी से समझ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो गई है। तो 1 फंक्शन सपोज करो एक फंक्शन है सेट A to B है, तो कोई फंक्शन सेट A to B है, तो उसमें क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या है कि इसको आप मैपिंग से समझिए। सपोज करो A1 A2 A3, और यहाँ पे B1 B2 B3 और B4 4 वैल्यू यहाँ पे हैं, और A सेट में सेट A 2 अलग अलग सेट हैं। कोई भी इनके बीच में कोई भी फंक्शन या रिलेशन शो हो रही है, तो उसको ऐसे दिखा रहे हैं इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो सपोज करो ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है, और ये यहाँ पे, और एक वैल्यू इसके नीचे भी दे रखी है, ये पूरा यहाँ तक B4। तो क्या बात कहता है 1 फंक्शन? 1 फंक्शन इतना सा कहता है कि कोई फंक्शन अगर 1 है, तो इफ़
इफ़ ए फंक्शन इज़ ए वन वन फंक्शन, सो तो उसके लिए क्या तब होगा, कब होगा वो वन वन फंक्शन, तो तो उसके लिए एफ एक्स की कोई भी वैल्यू एफ एक्स की जो भी वैल्यू है उसकी एक एक्स की कोई एक इमेज मिले, एफ एक्स मिले, एक्स का कोई एक इमेज मिले एफ एक्स, जो कि क्या हो, डिस्टिंक्ट हो मतलब कि सेम अलग अलग हो, उसके लिए कोई भी एक्स मिले जो इसके लिए ये मिला, इसकी जो इमेज है ये है और इसकी इमेज ये है, तो ये दोनों आपस में सेम ना हो, दो अलग अलग इमेज मिले, दो अलग अलग इमेज मिलेंगी तो वही कहता है फंक्शन। सपोज कर लिया हमें A1 और A2 जो है दो बिलोंग करें ए से, सेट ए से बिलोंग करें, अगर वो ए जो है A1 जो है नॉट इक्वल्स टू है B1, नॉट इक्वल्स टू है A2, तो क्या हो, तो अगर वो इक्वल नहीं है तो देन क्या होना चाहिए, तो जो A1 है अगर इक्वल नहीं है तो, अगर इक्वल नहीं है तो दोनों अलग अलग की फंक्शन जो होंगे उनके अलग अलग आने चाहिए, नॉट इक्वल आने चाहिए मतलब, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग आए, ठीक है, ये कहता है। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं, अगर ये A1 इक्वल्स टू A2 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो एफ A1 की जो दोनों इमेजेस आए वो ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, ये कहता है। ठीक है, सही है, इतनी सी बात कहता है ये। अगर ये इक्वल है, अगर ये ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है मतलब देन ये इक्वल नहीं आ रहा, अगर ये सपोज करो इक्वल आ रहा है तो उसके लिए ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो उसको वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वन वन नहीं है तो ये क्या होगा, मैनी वन, तो अगला फंक्शन कौन सा होता है, मैनी वन। तो मैनी वन के लिए क्या होगा, मैनी वन के लिए इसके लिए अगर हम ये मैपिंग करें इसके लिए, तो हमने सिंपल मैपिंग 1 2 1 1 3 A4 मतलब 3 तक रहने दो, तो B1 B2 B3 B4, तो इसके लिए हमने ये लिया, इसके लिए हमने ये लिया, और यहाँ पे इसके लिए ये लिया, और यहाँ पे B3 के लिए कोई भी वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इतनी सी बात है, इसमें क्या है, कोई भी A1 और A2 दो अलग अलग वैल्यू बिलोंग करें ए से बिलोंग करें, सच डेट A1 जो हो A1 नॉट इक्वल्स टू A2 हो, और उनके लिए क्या जाए, उनकी जो इमेजेस जाएँ, उनकी जो इमेज आ जाए वो इक्वल आ जाए A2, ये है। अगर ये इमेज इक्वल आ जाती है तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन, मतलब उसका उल्टा, अगर वो वन वन नहीं है तो वो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। यहाँ पे A1 की इमेज B है और A3 की भी इमेज B है, तो दो इमेज ऐसा कुछ बन जाए जहाँ पे मैपिंग में ऐसा बन जाए, वहाँ क्या फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। सही है, तो हम क्या कह सकते हैं, A1 और A3 जो है हैव सेम इमेज, B3 B2 सेम इमेज B2, सेम इमेज B2 है, B2 एक इमेज उनकी दोनों की सेम इमेज है B2, हैव ए सेम इमेज B2 इन सेट B। ठीक है, अब ठीक है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका आपको पता होगा, क्या पता होगा, आपने तो पढ़ा होगा तभी तो पता होगा। तो सपोज कर लिया हमने दो ले लिए, दो पॉइंट्स, दो भी हमने कोऑर्डिनेट वो ले लिए, तो वो डोमेन से बिलोंग करते हैं, जो भी हमने डोमेन लिया उसमें से बिलोंग करें, वो डोमेन ऑफ ए फंक्शन से बिलोंग करें। उसके लिए क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, उसके लिए हम चेक करेंगे A1 इक्वल्स टू A2 है, A1 इक्वल्स टू A2 है, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई मारेंगे इसको, ये चेकिंग का मेथड है। अगर वो सिंप्लीफाई मारेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करके अगर हमें मिले तो वी गेट, अगर हमें मिले एक A1 इक्वल्स टू B, A1 इक्वल्स टू A2, A1 इक्वल्स टू A2 मिले तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वन वन बन जाएगा, वन वन फंक्शन होगा। और A1 नॉट इक्वल्स टू B मिले, तो A1 नॉट इक्वल्स टू A2 मिले, तो ये क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, ये दो छोटी छोटी बातें थी। तो ये तो एक तरीके से हम एक अप्रोच देख रहे हैं कि ये कौन सी अप्रोच है, जहाँ पे हमने डोमेन से देखा, ये मतलब हाँ, डोमेन से हमने अप्रोच देखी। ठीक है, तो ये डोमेन वाली अप्रोच है, डोमेन से हमने डिफाइन करा। ठीक है, ये हमने काय से देखा, इसकी जो रेंज उसकी डोमेन से देखा हमने, ये जो डिफाइन करा हमने डोमेन से डिफाइन किया। अब हम इसको कोडोमेन से डिफाइन करते हैं। कोडोमेन से क्या डिफाइन करेंगे, कोडोमेन से अगर फंक्शन को हमने
क्लासीफाई करेंगे कोडोमेन फंक्शन, कोडोमेन से फंक्शन को क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो उसके लिए हमने हमने दो दो और बनाए, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू जिसको हम और क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव और क्या कहते हैं, और इनटू फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव दो अलग अलग फंक्शन बनाए। तो सब्जेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है, कोई फंक्शन ए से बिलोंग कर रहा है, ए टू बी है, कोई फंक्शन ए टू बी है, उसको हम कहेंगे इज़ वन वन ऑन टू कब होगा, ऑन टू और सब्जेक्टिव कब होगा, जब उसमें क्या हो, उसकी जो इमेज हो, मतलब उसकी जो हर इमेज हो, हर इमेज ऑफ बी, हर एलिमेंट ऑफ बी, बी के हर एलिमेंट हो, क्या हो, उस हर एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज हो, इमेज ऑफ डोमेन एलिमेंट, सम एलिमेंट उसका हर एलिमेंट हो डोमेन ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब डोमेन में जो एलिमेंट है उससे हो अंडर फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब ये कह रहा हूँ कि एवरी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट range इक्वल्स टू बी। ठीक है, फॉर एवरी बी के लिए जो हो, जो उसकी आर हो, बी के लिए जो उसकी जो प्री इमेज हो वो उसके लिए सारे के सबके लिए होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, इसको अगर हम मैपिंग से दिखाएंगे तो ये दो हमने बनाए, यहाँ पे A1 A2 और यहाँ पे B1 B2 B3, हमने यहाँ दो बनाए, यहाँ पे 3 बनाए, तो इसकी ये ऐसे बन गया, इसके लिए ये बन गया। सपोज़ करो इसी को हमने ऐसे मैच कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो एलिमेंट रह गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, दो एलिमेंट रह गए, तो ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे रह गए, तो इसकी जो ये क्या होता है, कोडोमेन होता है, ये कोडोमेन में एलिमेंट रह गए, दो एलिमेंट रह गए, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जो हैं फिल हो जाने चाहिए, सब जो उसकी रेंज में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे ओनली एक ही ऐप यूज़ हुआ, तो यहाँ पे दो रह गए, तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो उसकी रेंज जो हो फंक्शन की जो रेंज हो वो ही होनी चाहिए कोडोमेन और फंक्शन की रेंज सेम इक्वल होनी चाहिए, तब तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो मेरा और अगर इनटू के लिए देखेंगे, इनटू फंक्शन के लिए, इनटू फंक्शन ये हम किससे कोडोमेन से क्लासीफाई कर रहे हैं फंक्शन को, तो इनटू फंक्शन के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन ए टू बी, ए से बी फंक्शन हो, उसके लिए क्या हो, देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, वन एलिमेंट ऑफ बी which have no pre element, no pre इमेज। प्री इमेज मतलब कि ये कोई एलिमेंट है, इसकी कोई प्री इमेज है नहीं है इसमें, तो ये क्या बन गया, ये इनटू फंक्शन है, बात ये थी। ठीक है, नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन एक्स। तो इसको अगर हम अदर वर्ड में डिफाइन करें तो जो ऑन टू नहीं है, जो फंक्शन नॉट ऑन टू, तो वो क्या होगा, वो होगा इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन इज़ इनटू फंक्शन। सही है, तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए, हमने फंक्शन पढ़ लिया, रेंजेस पढ़ गई, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आप सबको हमने सब कुछ समझा चुके हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कुछ रह गया है। हाँ, कुछ रह गया होगा, कुछ रहा होगा, तो वो ये है कि एलिमेंट्स ऑफ कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं,
ये रहा होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एन और बी, मतलब नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ बी, इसके लिए ऐसे ऐसे निकालते हैं। ये भी एक फॉर्मूला होता है। आप 12th की बुक उठाइए, वहाँ पे आप चेक करिए, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके लिए अब हमने ये फंक्शन पढ़ लिया। अब इसके लिए कुछ मेथड आप देख लो, चेक कैसे करेंगे। मेथड टू चेक, मेथड टू चेक वन वन और ऑन टू फंक्शन को कैसे चेक करेंगे। सपोज कर लिए एक फंक्शन है ए से बी बिलोंग, ए से बी जा रहा है, कोई फंक्शन ए से बी है, कोई गिवन फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लो कोई भी एक गिवन फंक्शन है, तो हम कोई भी एक बी लेट कर लेते हैं। तो इसका पहला स्टेप बाय स्टेप मेथड है। तो बी लेट कर लो, बी बिलोंग्स टू बी करे। हमने ये कर लिया, कंसिडर कर लिया जो बी बिलोंग करे बी से, तो हमने कंसिडर कर लिया। तो उसके लिए क्या हो, बी बिलोंग करे बी से, उसके लिए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बी ले लो या फिर कोई वेरिएबल लेना, तो बी एक कांस्टेंट को नोट करता है ना ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम बी की जगह क्या लिखते हैं, बी की जगह हम कोई भी वाई ले लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कांस्टेंट है, बी वेरिएबल है। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बिलोंग करे बी से, वेरिएबल बिलोंग करे बी से, जिसके लिए क्या हो, पहला स्टेप हमने ये लेट कर लिया, ये हमने लेट किया है कि कोई भी वाई है बिलोंग कर रहा है बी से, सही है, कोई आर्बिट्री एलिमेंट है ऑफ बी, वाई जो है कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। तो वाई जो है, वाई इक्वल्स टू क्या हो, एफ एक्स लिखा जाएगा, ये वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा जाएगा। मतलब वाई बी होता क्या है, बी में जो एलिमेंट होते हैं वो इमेज ही तो होते हैं, को इमेज ही तो होते हैं, मतलब रिलेशन ही तो शो करते हैं। तो एफ एक्स जो होगा वो जो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, एफ एक्स जो होता है उनमें जो मेंबर्स होते हैं वो सेट होता है बी के सेट्स होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके एक्स की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्स में इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो कोई भी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी फंक्शन बनेगा वाई का, मतलब कोई भी एक वाई की कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी वाई में आएगा, ठीक है। उसको एक्स का अलग कर लो, वाई में रहने दो, तो वाई में रहने दोगे, ठीक है। तो वाई जो बिलोंग कर रहा था कोई बी से, तो वहाँ पे क्या होगी, तो जो एक्स जो हो गया वो थर्ड यहाँ पे स्टेप क्या है, आप ये चेक करो, एक्स जो हमारे पास एक्स बना, उसमें वाई की वैल्यूज पुट करो। तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पुटिंग हमारे पास बना क्या था, ये एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स बन गया था, एफ वाई बन गया था। यहाँ पे जो वाई बिलोंग करता है बी से, तो यहाँ पे कोई भी वाई बिलोंग करेगा बी से, तो वाई के लिए यहाँ पे वाई की वैल्यू, अगर पी जो है सब सेट है, कोई भी सेट है, सपोज करो 1 2 3 है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 2 3 रखोगे, तो एक्स बिलोंग करे ए से, तो यहाँ पे क्या मिल जाए हमें, कोई भी एक्स मिल जाए जो ए से बिलोंग करता हो, सही है। तो हर एक वाई के लिए कोई एक्स मिल जाए जो ए से बिलोंग करता हो। अगर ये नहीं मिल रहा, अगर ये नहीं मिल रहा, अगर ये नहीं मिल रहा, सपोज करो कहीं पे कोई कंडीशन रह गई जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अगर ये मिल रहा है तो हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है, और नहीं मिल रहा तो इन टू फंक्शन है। बस यही डिफरेंस है इसको चेक करने का, ठीक है। अगर कोई एक्स बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब कोई एक्स बिलोंग कर रहा है तो वो अगर कोई नहीं कर रहा ना, नहीं बिलोंग कर रहा, एक्स जो है बिलोंग नहीं कर रहा ए से, तो वो इनटू फंक्शन में काउंट होगा। अगर बिलोंग कर रहा है ए से, तो वो ऑन टू फंक्शन काउंट होगा। इसके एग्जांपल्स आप चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब क्या रह गया, एक लास्ट रह गया है, इसके बाद ओवर करते हैं। हमारे पास रह गया 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन है, फंक्शन ए टू बी क्या होना चाहिए, ए टू बी फंक्शन है, इस सेट टू बी 1 1 एंड ऑन टू इफ इट क्या हो, 1 1 भी हो, 1 1 फंक्शन भी हो, और एंड इफ मतलब 1 1 भी हो, बोथ मतलब वो बोथ हो, मतलब बोथ 1 1 एंड ऑन टू और 1 1 दोनों हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो इसका कहने का मतलब अगर हम मैपिंग से देखें तो
मैपिंग देखें तो सपोज़ करो ये एलिमेंट ऑफ ए से बिलोंग कर रहे हैं सारे, सही है, 4, यहाँ 4 तक, और ये बी ले लिया, B1 B2 B3 B4 तक, सही है। तो इसके बीच में कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो एफ से डिनोट कर रहा है, कोई भी इनके बीच में रिलेशंस है। तो ये 2 सेट है हमने A, B, तो यही वाला फंक्शन हमने लिया है, ठीक है। तो सपोज़ करो ए की इमेज जो है B है, A2 की इमेज B1 है, और A3 की इमेज B4 है, और A4 की इमेज B ये है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे देखो जो हमारे पास कोडोमेन है ना, ये बी सेट जो है कोडोमेन है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, ऑल एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, यूज्ड, सही है। तो ये हमारे पास क्या दिखाता है, मतलब ऑल एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, उसकी एक इमेज भी बन रही है, कोई भी उसकी एक प्री इमेज आ रही है यहाँ पे ए में, एलिमेंट यूज़ भी हो रहा है, उसकी एक प्री इमेज भी है, तो यूज़ हो रहे हैं। तो ये क्या बनाता है, ऑन टू, या अभी हमने बता दिया, आपको पढ़ लिया होगा आपने, अभी पीछे यही पढ़ाया था, ठीक है। तो ये ऑन टू हो गया। अब ये इनटू कैसे है यहाँ पे, जो यहाँ पे कोई भी F1 और F2 बिलोंग्स टू ए से बिलोंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या है, जो यहाँ पे A1 नॉट मतलब इक्वल्स टू FB2 है, B2 है, FB2 चेक करेंगे, मतलब AB2 है, और ये तब भी पॉसिबल होगा इफ़ ओनली इफ़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो जब A1 इक्वल्स टू A2 हो, सही है। तो मतलब यहाँ पे जो ऐसा वाला कंडीशन नहीं बन रही है कि A1 भी बन गया और A3 भी ए की इमेज हो दोनों की, मतलब बी कोई इमेज हो, ऐसी वाली कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, उनकी मतलब अलग अलग इमेज हैं, डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं अलग अलग की। ये नहीं है कि एक ही इमेज हो और उसके दो डिस्टिंक्ट नंबर्स ऑफ प्री इमेज बन रही हो, ठीक है। तो एक इमेज की एक सिंगल इमेजेस बन रही हैं, एक इमेज की सिंगल प्री इमेजेस बन रही है। तो ये यही बताता है। तो यहाँ पे हमने एंड करते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, तो इसको ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ BSc सिलेबस। तो इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हैं यही वाले चैप्टर्स हैं, मतलब ये हमारा सिलेबस कंटेंट है। तो पहला सेक्शन ए जो सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, सीक्वेंस एंड इट्स सीरीज़। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में हमारे पास तीन चैप्टर्स आते हैं। पहला है सीक्वेंस एंड इट्स सीरीज़, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो पहले 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं ज़्यादातर। ऐसे ही जब डेरिवेशनल कैलकुलस में जो होती है, डेरिवेशनल कैलकुलस में भी एक यूनिट ये है, तो इसको हम आपको समझाएंगे, जहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की बात होगी। रोलिस थ्योरम, आपने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप एक बार चेक कर लो, सही है। कल से हम ये एस जे हम स्टार्ट कर रहे हैं। SJ ये पब्लिशर है, SJ पब्लिकेशन की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। ये कंटेंट आप देख लीजिए, और ये इसके कुछ कंटेंट है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।